नमस्ते दोस्तों, संस्कृत साथी यूट्यूब चैनल में मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण के लेक्चर नंबर 4 में संस्कृत एवं उसके प्रकारों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने 3 क्लास लेकर के प्रत्याहार और वर्ण को समाप्त किया है। यदि आपने अभी तक प्रत्याहार और वर्ण वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है, टॉपिक नहीं पढ़ा है, तो आप हमारे चैनल के अंदर जा कर के होम पेज में जा कर के वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं तथा प्रत्याहार और वर्ण को सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। चूँकि इन दोनों को पढ़ने के बाद ही संधि को पढ़ना सार्थक माना जाएगा, सही माना जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बिना संधि करना असंभव है। जब तक आपको प्रत्याहार एवं वर्ण का ज्ञान न हो, संधि करना असंभव जैसा है। चलिए, टाइम को ख़राब ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को पूरा अच्छी ढंग से देखिएगा, पूरा देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इतना आश्वस्त कर देता हूं कि आज मैं संधि का वो तरीका बताने वाला हूं, संधि का वह तरीका बताने वाला हूं जो आज तक पूरे लाइव ऑनलाइन में आपको नहीं देखने को मिला होगा। वह तरीका यदि आप एक बार सीख जाते हैं तो आपको मान के चलिए कि जीवन भर के लिए एक रामबाण मिल जाता है संधि के लिए कि किस तरह से संधि किया जाता है। और वह तरीका सीखने के बाद संधि आपको बिल्कुल आसान लगेगा। संधि हमारे लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर इसलिए बन जाता है क्योंकि बिहार बोर्ड 12th क्लास में संधि से ऑब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी पूछता है व्याकरण से, और ख़ास करके समास और संधि से तो हद से ज़्यादा पूछता है, बार बार पूछता है, और सीधा 5 नंबर में पूछता है। कितने नंबर में? सीधा 5 नंबर में पूछता है। दे देगा कि स्वर संधि किसे कहते हैं, लिखिए तथा इसके प्रकारों को उल्लेखित कीजिए। तो इस प्रकार से दे सकता है। आइए देखते हैं कि संधि किसे कहते हैं। संधि एवं उसके प्रकार। संधि किसे कहते हैं? देखिए, हमने पाणिनि के द्वारा जो संधि का परिभाषा दिया हुआ है अष्टाध्यायी में, वो भी लिखा है। चूँकि संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे हैं तो आगे चल कर के कभी ना कभी तो हम लोग को संस्कृत व्याकरण पढ़ना ही है अच्छे ढंग से, क्योंकि इतना बात तो है कि आप अगर संस्कृत लिए हैं 12th में और आगे भी संस्कृत से ही पढ़ाई कीजिएगा तो टीचिंग लाइन तो 95% संभावना है कि आप टीचिंग लाइन में जाएंगे। टीचिंग लाइन में जाएंगे तो आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो पढ़ाने के लिए आप संस्कृत व्याकरण से हैं, संस्कृत सिलेबस के साथ है, सब संस्कृत लैंग्वेज के साथ है, तो आपको संस्कृत से संबंधित हर चीज़ पर ध्यान देना होगा, क्योंकि आप आगे जाकर के पढ़ाने वाले हैं, शिक्षक बनने वाले हैं। भले ही 12th में बिहार बोर्ड संस्कृत में प्रश्न नहीं पूछता है व्याकरण से, व्याकरण से जो प्रश्न होता है वो सामान्यतः हिंदी में ही होता है। कुछ प्रश्न जो है संस्कृत में दे सकता है, लेकिन फिर भी हमारा फर्ज बनता है कि हम संस्कृत में पढ़ें ताकि आगे चल करके हमें ज़्यादा दिक्कत ना हो, धीरे धीरे हम आदत लगाएं। तो इसलिए हमने पाणिनि सूत्र भी लाया है संस्कृत में तथा हिंदी में भी लाया है, ताकि आपको जैसे समझ में आए आप वैसे समझ सकते हैं। आइए इसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है कि संधि किसे कहते हैं। संधि किसे कहते हैं? तो पाणिनीय सूत्र है कि परः सन्निकर्षः सन्निहिता, यानी कि परः सन्निकर्ष, जब दो वर्ण अत्यधिक क्या है, अर्थात वर्णों की अत्यधिक निकटता, सन्निकर्ष को संधि कहते हैं। यानी कि जब दो वर्ण अत्यधिक निकट आ जाए और उन दोनों के मेल से जो एक विकार उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। आप इन सभी नोट को देख करके कॉपी पेन लेकर के बैठिए और नोट्स बनाते चलिए। अगर क्लास में नोट्स नहीं बनाएंगे तो जो PDF मिलेगा आप उसके माध्यम से नोट बना सकते हैं। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए। आप अभी यहाँ से क्लास कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल में जो PDF दिया जाएगा आप उससे अपना नोट्स बना लीजिएगा, ताकि आगे चल करके आपको कभी भी डाउट हो तो आप उस नोट्स को खोल करके पढ़ सकते हैं, या संस्कृत साथी यूट्यूब चैनल पे आ करके कभी भी इस वीडियो को देख सकते हैं। यह वीडियो हमेशा के लिए रहेगा। तो यानी कि संस्कृत में जो पाणिनि जी अपने अष्टाध्यायी पुस्तक में जो व्याकरण का, संस्कृत व्याकरण का सबसे पूरा
पुस्तक माना जाता है, ग्रंथ माना जाता है अष्टाध्यायी, पूरा मतलब प्राचीन। उसके अनुसार संधि का परिभाषा है परः सन्निकर्ष संहिता, यानी कि जब दो वर्ण अत्यधिक निकटता पर होते हैं तो उनसे जो विकार उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, संहिता। आगे देखिए कि दो या दो से अधिक निकटवर्ती वर्णों के मेल यानी संयोग से जो सार्थक विकार, विकार मतलब बदलाव होता है, विकार मतलब बदलाव होता है, उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। इसका मतलब हम लोग अभी समझ रहे हैं। जैसे यहाँ पर शिव प्लस आलय से शिवालय बना, लेकिन इस शिव प्लस आलय में किन किन वर्णों का मेल हुआ है अभी हम लोग उसको देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। अच्छी तरह से समझेंगे, तरीका देखेंगे कि किस तरह से संधि किया जाता है। आज आप लोग एक ऐसा तरीका सीखेंगे जिससे किसी भी प्रकार के संधि, चाहे वो स्वर संधि हो, व्यंजन संधि हो या विसर्ग संधि हो, किसी भी प्रकार के संधि को आसानी से बनाएंगे और उसका जो सूत्र होता है वह बहुत दिनों तक याद रह पाएगा आपको। हमने एक ऐसा तरीका बनाया है। बी प्लस आकरण के मेल से व्याकरण कैसे बनता है ये भी देखेंगे हम लोग। इति प्लस आदि के मेल से इत्यादि कैसे बन जाता है, किन किन वर्णों का मेल होता है, क्या विकार उत्पन्न होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। रमा प्लस इसके मेल से रमेश कैसे बन जाता है, अप प्लस हरनम के मेल से अपहरणम कैसे बन जाता है। आगे देखिए, सॉरी यहाँ पर अपहरणम नहीं अवहरणम होगा। प के बाद अगर कोई भी तीसरा, चौथा, पांचवा स्वर या अंतस्थ व्यंजन बन आता है या ह आता है तो प का ब बन जाता है। ये व्यंजन संधि का एक सूत्र है। तो यहाँ पर सॉरी गलती से लिखा गया था, यहाँ हो जाएगा अवहरणम, अवहरणम। आगे देखिए कि उत प्लस चारणम के मेल से उच्चारणम, दिक प्लस अंबर के मेल से दिगंबर, मनः प्लस रथ के मेल से मनोरथ, निह प्लस रज के मेल से नीरज कैसे बनता है, किन सूत्रों के मेल से बनता है, क्या विकार उत्पन्न होता है, किन किन वर्णों के बीच विकार उत्पन्न होता है, ये सब चीज़ हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं। उसके बाद है कि संधि के प्रकार। अभी हम लोगों ने देखा कि संधि किसे कहते हैं, तो जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं और उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब संधि के प्रकार, तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। कितने? 3। पहला स्वर संधि जिसको हम अच संधि भी कहते हैं। अभी हम लोगों ने प्रत्याहार में पढ़ा है, इसीलिए हमने बोला कि प्रत्याहार और वर्ण चैप्टर पढ़ना संधि के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रत्याहार यानी कि हम लोगों ने अभी देखा था कुछ ही दिन पहले लेक्चर 1 में प्रत्याहार के बारे में कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत सारे स्वर आते हैं। जो 9 स्वर हैं वो सारे स्वर आते हैं जो मुख्य रूप से हैं, तो इसीलिए स्वर को अच भी कहा जाता। तो यहाँ पर स्वर संधि को हम अच संधि भी कह सकते हैं, ठीक है। व्यंजन संधि को हल संधि और विसर्ग संधि, ये 3 प्रकार के संधि होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि का दूसरा नाम अच संधि कह सकते हैं, व्यंजन संधि का दूसरा नाम हल संधि कह सकते हैं। आइए अब एक एक संधि को बारी बारी से करके पढ़ते हैं। ये जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4, इसमें हम लोग स्वर संधि का परिभाषा तथा स्वर संधि के सारे प्रकारों के बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। फिर अगले लेक्चर में व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। अब ये स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि, इसमें हम इस लेक्चर में हम लोग स्वर संधि के बारे में अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं। तो आइए समझते हैं कि स्वर संधि किसे कहते हैं। अभी हम लोगों ने संधि देखा कि वर्णों के जब 2 वर्ण आपस में मिलते हैं उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अब देखना है कि स्वर संधि किसे कहते हैं। तो जब 2 स्वर, यानी कि वहाँ पर तो सीधा वर्ण था, संधि में तो सीधा था कि 2 वर्ण मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर कि 2 स्वर वर्ण मिलना चाहिए। क्या स्वर संधि कराने के लिए क्या क्या मिलना चाहिए, 2 स्वर वर्ण मिलना चाहिए, 2 स्वर वर्ण मिलना चाहिए। तो जब 2 स्वर वर्ण यानी अच प्रत्याहार के परस्पर मेल से जो विकार या बदलाव उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। 2 स्वरों के मेल से जो परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। एक बार और समझ लीजिए, विकार का मतलब बदलाव, उत्परिवर्तन होता है, ठीक। जैसे स्वर संधि का उदाहरण देखिए। अभी हम लोग उदाहरण देख रहे हैं, तरीका अभी हम लोग थोड़ी ही देर के बाद देखेंगे। जैसे पहला शिव प्लस आलय, शिवालय बनेगा। उसके बाद देखिए कि पो प्लस अन पवन बनेगा, बी प्लस आकरण व्याकरण बनेगा, इति प्लस आदि इत्यादि बनेगा, रमा प्लस इस रमेश बनेगा। आइए अब देखते हैं कि स्वर संधि के प्रकार कितना होता है। हाँ, अब वो समय आ गया है जब हम लोग
तरीका एवं सूत्र देखने वाले हैं कि संधि किस तरह से होता है। तो आइए देखते हैं कि स्वर संधि मुख्य रूप से कितने प्रकार के होता है, 8 प्रकार के। आप लोग को यहाँ पर थोड़ा अचंभित हुआ होगा कि 8 प्रकार के, हम लोग तो 5 प्रकार ही पढ़े हुए हैं, ये 5 प्रकार। लेकिन हाँ सही है, आप 10th क्लास तक 5 प्रकार ही पढ़े थे स्वर संधि के, मुख्य रूप से 5 प्रकार ही होता है। लेकिन 12th में आने के बाद आपको 8 प्रकार पढ़ना है। कितना प्रकार, 8 प्रकार। और यह बिहार बोर्ड प्रश्न पूछता है, जब पूछ दे कि स्वर संधि का प्रकार लिखिए और तथा उनको उल्लेखित कीजिए, तो आपको 8 प्रकार लिखना होगा। यदि 5 प्रकार लिखेंगे तो आपको 3 नंबर ही मिलेगा। आइए 8 प्रकार के बारे में अच्छे से जानते हैं। पहला है दीर्घ संधि। समान वर्ण ये क्या लिखा हुआ है अभी हम आपको बताएंगे, यही है मेरा तरीका। गुण संधि 1+2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है अभी आप लोग सीखने वाले हैं। यन संधि इसका मतलब 2+1। वृद्धि संधि इसका मतलब 1+3। अयादि संधि इसका मतलब 3+1। और उसके बाद होता है पूर्व रूप संधि, 7वां है पर रूप संधि और 8वां है प्राकृतिक भाव संधि, प्राकृति भाव संधि। अब कह रहा है कि स्वर वर्ण के प्रकारों को समझने से पहले इन्हें समझते हैं, यानी कि स्वर वर्ण के जो 8 प्रकार हैं उनको समझने से पहले आप नीचे दिए गए कुछ चीज़ों को समझ लें ताकि संधि करने में कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ से जो मैं तरीका बताने वाला हूँ जो कि सबसे अलग है, आज तक आपने वह तरीका नहीं देखा होगा जो सबसे अलग है, अब वह तरीका शुरू हो रहा है। आप लोग ध्यान से देखिए तथा कॉपी कलम लेकर के बैठिए, उस तरीका को नोट करते चलिए किस तरह से हम संधि के लिए तरीका बता रहे हैं। कह रहा कि वर्गों की संख्या, यानी कि हमने स्वर, अभी हम लोग स्वर वर्ण पढ़ रहे हैं, तो स्वर वर्णों को, स्वर वर्ण कितने होते हैं 13, संस्कृत में 13, अ से लेकर के औ तक। तो इन सारे स्वर वर्णों को 3 भाग में बांट दिया है समझने के लिए। एक तरीका है, सूत्र ट्रिक कह सकते हैं कि ट्रिक बनाया है हमने संधि पकड़ने के लिए तथा संधि करने के लिए। तो अ और आ को रखे हैं वर्ग नंबर 1 में। आप इसको लिखते चलिए, जिस तरह से ये लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा वीडियो में, उसी तरह से उसको लिखिए कि अ और आ वर्ग नंबर 1 में, ई से लेकर के लिरी तक वर्ग नंबर 2 में, और ए से लेकर के औ तक वर्ग नंबर 3 में। अब आइए देखते हैं कि क्या है। अब हम लोग पहले स्वर संधि के पहले प्रकार जिसका नाम दीर्घ संधि है, जिसका लिखा हुआ है कि समान वर्ण होना चाहिए। ठीक, अब इसका मतलब समझते हैं। यहाँ पर जो 3 ग्रुप दिया हुआ है, यदि इधर भी ग्रुप नंबर 1 का आ जाए, ये मान लीजिए कि प्लस है, हाँ संधि से पहले, संधि करने से पहले एक 2 चीज है, उसको समझ लीजिए। एक होता है उत्तर पद, उत्तर पद, एक होता है पूर्व पद। तो उत्तर पद का मतलब होता है बाद वाला पद, जैसे कि ये प्लस है, ये एक पद है, ये एक पद है। तो प्लस के बाद वाले पद को, यानी कि इस पद को कहते हैं उत्तर पद, और इस वाले पद को कहते हैं पूर्व पद। पूर्व मतलब पहले, उत्तर मतलब बाद। आइए अब इसको समझते हैं कि यहाँ पर दीर्घ संधि में समान वर्ण क्या दिया हुआ है और यह तरीका कैसे हुआ। तो जब प्लस के पूर्व पद और उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद में समान ग्रुप के वर्ण आ जाए, जैसे मान लीजिए कि इधर भी पहले ग्रुप का आ जाए, इधर भी पहले ग्रुप का आ जाए, मतलब कि दोनों तरफ समान ग्रुप आ गया तो समान वर्ग हो गया। या प्लस के इधर भी दूसरे ग्रुप आ जाए, इधर भी दूसरा ग्रुप आ जाए। या हाँ, ये वाला ग्रुप नंबर 3 में दीर्घ संधि काम नहीं करता। ठीक है, ग्रुप नंबर 3 में दीर्घ संधि काम नहीं करता है, यानी कि दीर्घ संधि सिर्फ पहले ग्रुप और दूसरे ग्रुप में काम करता है, ये बात भी ध्यान रख लीजिएगा। तो जब दूसरा ग्रुप प्लस दूसरा ग्रुप हो, यानी जब दोनों, या पहला ग्रुप प्लस पहला ग्रुप हो, यानी कि दोनों तरफ समान ग्रुप हो, तब हम कहेंगे कि समान वर्ग आया है। और समान वर्ग जब आएगा तो आप ध्यान रखिएगा कि समान वर्ग जब आता है, यानी दोनों तरफ एक जैसा वर्ग, तो दीर्घ संधि होता है। अब इसमें भी कुछ रूल है कि समान वर्ग आ जाएगा, जैसे कि 2+2 आ जाए, तो इसमें भी कुछ रूल है। वो रूल क्या है कि 2+2 आए तो दोनों बगल, लेकिन अगर ई और ई आए, ऊ और ऊ आए, एक री या दीर्घ री आए और ली आए, ठीक, मतलब कि ये दोनों एक है, ये दोनों एक है, ये दोनों एक है, माना कि एक तरह से घर मान लीजिए कि वर्ग नंबर 2 के अंदर भी 4 घर है,
पहले नंबर घर में ई और ई है, दूसरे नंबर घर में ऊ और ऊ है, तीसरे नंबर घर में री और दीर्घ री है, और चौथे नंबर घर में री है। आइए अभी हमने क्या बोला है इसका मतलब समझाते हैं आपको। दीर्घ संधि समान वर्ग, समान वर्ग का मतलब आप लोग अभी तो देख ही लिए कि दोनों तरफ यदि एक ही ग्रुप का रहेगा वर्ण तो समान ग्रुप कहेंगे। आइए देखते हैं कि दीर्घ संधि का पाणिनि जी क्या सूत्र दिए हुए हैं। तो पाणिनि जी अपने अष्टाध्यायी में दीर्घ संधि के एक सूत्र दिए हैं, अकः सवर्णे दीर्घा, अकः सवर्णे दीर्घ। अर्थ, यदि दो सवर्ण समान जाति के ह्रस्व स्वर मिलते हैं तो दीर्घ स्वर उत्पन्न होता है। यानी कि जब दो समान जाति के जब दो समान जाति के यानी वर्ग के, एक ही वर्ग के जब दो वर्ण मिलते हैं तब क्या होता है, दीर्घ संधि उत्पन्न होता है। आइए सूत्र देखते हैं कि दीर्घ संधि में कौन कौन से सूत्र बन सकते हैं। तो अ या आ, अभी आप लोगों ने देखा कि अ और आ, हम अभी इधर लिख दे रहे हैं कि अ और आ जो है पहले ग्रुप का है, अभी हम लोग देख के आ रहे हैं, और ई से लेकर के ली तक ग्रुप नंबर 2 का है। तो अब आइए देखते हैं, अ या आ के बाद अ या आ आए, यानी कि इधर भी पहले ग्रुप का इधर भी पहले ग्रुप का, तो सूत्र क्या बन जाता है, आ बन जाता है, यानी कि बड़ा वाला दीर्घ वाला बन जाता है। अ और आ ग्रुप नंबर 1 में है, अ और आ, इसका दीर्घ कौन है, अ है कि आ है, तो आ है, तो सूत्र क्या बन जाता है, आ। यानी कि अ के बाद यदि अ या आ आए फिर भी आ ही बनेगा, या आ के बाद अ या आ आए फिर भी आ ही बनेगा। तो उसके बाद वैसे ही है, ई या दीर्घी के बाद ई या दीर्घी आए, ई और दीर्घी किस नंबर ग्रुप का है, 2 नंबर, इधर भी 2 नंबर, यानी दोनों तरफ समान ग्रुप का है, समान ग्रुप का है मतलब दीर्घ संधि का है। तो दीर्घ संधि में क्या होता है, दीर्घ वाला बड़ा वाला, दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा। तो ई के बाद यदि हर्षी या दीर्घी आए तो हर्षी बने, सॉरी दीर्घी बनेगा, या दीर्घी के बाद हर्षी या दीर्घी आए तो फिर भी दीर्घी ही बनेगा, क्योंकि ई और ई में बड़ा कौन है, दीर्घी, इसलिए आप ये दीर्घ ही बनेगा। उसी तरह ऊ के बाद ऊ या दीर्घ ऊ आ जाए तो दीर्घ ऊ ही बनेगा, और फिर दीर्घ ऊ के बाद ऊ या दीर्घ ऊ आ जाए फिर भी दीर्घ ऊ ही बनेगा। उसी तरह है, री या दीर्घ री के बाद री या दीर्घ री आए तो दीर्घ री बनता है। यहाँ पर एक और होगा दीर्घ री, देखिए री और दीर्घ री में अंतर होता है, यह है री और यह है दीर्घ री, ठीक है। तो सूत्र इस प्रकार से है। आशा करते हैं कि आपको अभी सूत्र याद सूत्र जो है समझ में आया होगा कि सूत्र किस प्रकार से बना है। यानी कि जब पहले ग्रुप का जो पहला दिया हुआ है सूत्र वो पहले ग्रुप का है, अ और आ पहले ग्रुप का होता है, फिर इधर भी प्लस के बाद भी अ आ है, यानी ये भी पहले ग्रुप का है। देखिए दोनों तरफ एक ही जैसा, यानी समान ग्रुप आ गया, समान ग्रुप आ गया मतलब दीर्घ संधि, ऐसा समझिए, समान ग्रुप आ गया मतलब दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि आ गया तो दीर्घ संधि का मतलब होता है कि बड़ा वाला, तो अ के बाद अ या आए तो बड़ा बनेगा। इस तरह से ये सूत्र है। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। आइए इससे संबंधित अब उदाहरण देखते हैं। सूत्र तो देख लिया, सूत्र से कैसे हम बनाएंगे उदाहरणों को, जो प्रश्न हमको मिलेगा उस प्रश्न को कैसे बनाएंगे, आइए उसको देखते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, राम प्लस आलय, रामालय बनता है, लेकिन कैसे, रामालय बनता है लेकिन कैसे, इसी को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए संधि बनाने के कुछ तरीके हैं, ठीक। तरीका क्या है कि पहले पद में से, यह है पहला पद, यानी कि प्लस की इधर वाले पद को क्या कहते हैं, अभी हम लोग आपको बताया था पूर्व पद, और इसको कहते हैं उत्तर पद, ठीक। तो पूर्व पद का सबसे अंतिम वर्ण ले लीजिए, जैसे राम, राम का सबसे अंतिम पद क्या है, सॉरी वर्ण क्या है, म, तो म ले लेंगे, ठीक। प्लस है उसके बाद तो प्लस, और उत्तर पद से सबसे शुरू वाला वर्ण ले लीजिए, जैसे यहाँ पर आ है तो आ ले लेंगे, ठीक। अब इन दोनों में जो व्यंजन है उसको तोड़िए, यानी कि आपको पता ही होगा व्यंजन स्वर जब पढ़े होंगे, व्यंजन वर्ण, तब आप उसमें पढ़े होंगे कि व्यंजन के उच्चारण में स्वर का सहायता लेना पड़ता है, तो व्यंजन में से स्वर निकाल दीजिए। तो म इसमें व्यंजन है, म को जब तोड़िएगा तो टूटेगा म हलंत प्लस अ, म प्लस यहाँ से ये वाला आ चल रहा है, ठीक। अब आपके पास दो स्वर मिल गया,
अब इन दो स्वरों के मेल से हम सूत्र बनाएंगे। किस प्रकार देखेंगे, पहले देखेंगे कि यह किस संधि के प्रकार, किस स्वर संधि के किस प्रकार का उदाहरण है, तब ना जाएंगे उसमें उसका सूत्र देखने। पता ही नहीं रहेगा कि यह किसका है तो खोजते रहेंगे, पहले दीर्घ में जाएंगे, गुण में, वृद्धि में, इस तरह से घूमते रहेंगे। लेकिन हम लोग तरीका से पता लगा लेंगे पहले कि यह किस संधि का उदाहरण है, सूत्र है, फिर उस संधि में जाकर के उसका सूत्र देखेंगे। जैसे पता कैसे लगाएंगे, प्लस के इधर देखिए अ किस ग्रुप का होता है, अभी हमने आपको बताया पहले ग्रुप का। प्लस के बाद देखिए आ भी होता है पहले ग्रुप का, यानी दोनों तरफ क्या है, समान ग्रुप है। समान ग्रुप मतलब आपको ध्यान में आ गया होगा क्या, दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि में अ और आ के मेल से क्या बनेगा, अभी हमने बताया था आपको कि दीर्घ वाला बनेगा, यानी बड़ा वाला। अ और आ में बड़ा कौन होता है, आ होता है, तो आ बन गया सूत्र। अब सूत्र बन गया आ, आधा काम हो गया। अब आधा काम करना है कि जिसको नहीं काम में लिए थे उसको ऐसे ही लिखेंगे, जिसको काम में लिए थे उसको जोड़ते चलेंगे। जैसे यहाँ से रा को काम में नहीं लिए थे तो रा को रा ही लिखा जाएगा, ठीक। म को काम में लिए थे ना, म को काम में, तो म में से काम में लेकर के अ निकाल दिए हैं, म में से अ निकाल दिए हैं, तो बचा क्या हमारे पास, आधा म। और सूत्र क्या बना है, आ। सूत्र क्या बना है, आ। तो ये आधा म आधा रहना नहीं चाहेगा, ये चाहेगा कि हम किसी न किसी स्वर से मिल जाए, है ना। हर व्यंजन चाहेगा कि हम किसी न किसी स्वर से मिल करके पूरा हो जाए। तो म आएगा और आ से मिल जाएगा, बराबर के बाद है, ठीक है, जगह नहीं था इसलिए नीचे लिखे हैं। तो म मिल जाएगा आ से, तो बना देगा म आकार माँ, ठीक। यहाँ से अ खत्म है क्योंकि सॉरी आ है, ये आलय में से आ खत्म है, शुरू वाला वर्ण, क्योंकि शुरू वाला वर्ण यहाँ पर ले चुके हैं और दोनों को मेल से आ बना चुके हैं, तो आ खत्म है, बचा क्या है, लय। तो लय क्या बना, रामालय। यही यहाँ पर लिखा हुआ है रामालय, लिखा हुआ है ना। तो आपने अभी देखा कि किस तरह से रामालय बना है, ये एक तरीका हुआ। दूसरे को आप देखते होइएगा कि कहेगा कि म यहाँ से म में से अ निकालिए, ऐसे ऐसे कीजिए, ऐसे ऐसे। लेकिन हमने पूरा तरीका को सूक्ष्म रूप से दर्शाया है, पूरे तरीका को लिखा है ताकि कहीं पे किसी को दिक्कत ना हो, एक एक चीज को लिखा है। आपको आशा करते हैं कि ये सूत्र समझ में आया होगा, तरीका समझ में आया होगा, और ये उदाहरण भी समझ में आया कि हमने कैसे राम प्लस आलय से रामालय बनाया, किन किन वर्णों के मेल में बीच में संधि हुआ है, किस में बदलाव हुआ है, आपको अभी समझ में आ गया होगा। आइए इसी तरह दूसरे प्रकार को दूसरे उदाहरण को देखते हैं। अगर आपको पहले में समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा मोड़ा समझ में आया होगा, तो दूसरे में पक्का पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए इसको शुरुआत करते हैं। जैसे यहाँ पहला पद क्या है, रवि है, दूसरा पद है इंद्र। तो पहले पद का सबसे अंतिम वाला वर्ण लेंगे, रवि का सबसे अंतिम वर्ण क्या है, बी, तो बी ले लिए, प्लस है तो प्लस। इंद्र का शुरू वाला वर्ण क्या है, ई है, तो ई ले लेंगे, यानी कि पहले पद में से सबसे अंतिम वर्ण और दूसरे पद में से सबसे पहले वर्ण। अब इन दोनों के लिए इन दोनों में जो व्यंजन है उसको तोड़ देंगे। स्वर तो ई तो स्वर है, बी व्यंजन है, तो बी को तोड़ेंगे। बी तो ब हलंत प्लस बी, ई बोलते से इसमें देखिए कौन सा स्वर लगा है, छोटी, तो छोटी ई। बी में कौन सा स्वर लगा है, छोटी, प्लस यहाँ से ये वाला ई चल रहा है, ये वाला ई यहाँ से, ठीक। अब पता लगाएंगे ये दोनों किस संधि का सूत्र है, फिर उस संधि में जा करके उसका सूत्र देखेंगे। वैसे हमको तो याद है, हमको देखने का कोई ज़रूरत नहीं है, पहले हम पता लगा लेते हैं कि किस संधि का ये सूत्र है। ई, अभी हम लोग देख के आ रहे हैं कि अ पहले ग्रुप में तथा ई से लेकर के लिरी तक दूसरे ग्रुप में, यानी ई किस ग्रुप का है, दूसरे ग्रुप का है, प्लस ये अगर ये वाला ई दूसरे ग्रुप का है तो ये वाला ई भी दूसरे ग्रुप का ही होगा, यानी दोनों तरफ क्या आ गया, समान ग्रुप आ गया। समान ग्रुप मतलब दीर्घ संधि, समान ग्रुप मतलब दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि का आ गया, तो दीर्घ संधि का जैसे ही आया तो इन दोनों में दीर्घ हो जाएगा। तो ई और ई का जो घर होता है उस दोनों में बड़ा कौन होता है, तो बड़ी ई होता है, बड़ा, तो बड़ी ई आ जाएगा, ठीक। ई और ई में बड़ा कौन होता है, बड़ी, तो बड़ी आ गया सूत्र। 50% आप काम कर लिए हैं और बस यही है कि जोड़ देना है, तो बड़ी ई आया। अभी आपको समझ में आया, जगह नहीं इसलिए हम इसको मिटाएंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। सूत्र हमने बना लिया बड़ी ई। अब आइए रवि प्लस इंद्र, रविंद्र कैसे बना है इसको जोड़ करके बताते हैं। देखिए र को तो हम काम में नहीं लिए थे, ब को काम में लिए थे, तो जिसको काम में नहीं लेंगे उसको जैसे के तैसा लिख देंगे। तो र का तो र लिखा जाएगा, जैसे का तैसा। पहले हम इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, जगह नहीं है। आइए अब
आइए अब देखते हैं यहाँ से। तो र जैसे का तैसे ले लिए, एक मिनट रुक जाइएगा। हाँ, यहाँ से र जैसा था वैसा ले लिए। बी में से ये वाला बी यहाँ से लिए है, तो बी में से ई निकाल दिए हैं। बचा क्या है हमारे पास? ब बचा है। ब में ये ब आधा है, ब में हलंत लगा है तब ना ई निकला है। जब हलंत लग गया है यानी आधा है, आधा स्वर व्यंजन, सॉरी ब व्यंजन है, आधा व्यंजन आधा रहना नहीं चाहता है। वह चाहता है कि हम किसी न किसी स्वर से मिले, और यहाँ पर एक स्वर उपलब्ध भी है बराबर के इधर, तो ये आकर के इससे मिल जाएगा। तो ब इकार बी, ध्यान रहे दीर्घ ई है तो इधर से लगेगा, तो ब आकार बी। यहाँ से क्या बचा है? ई खत्म है, ई ये वाला खत्म है, यहाँ पर आया है ना ई खत्म है। बचा क्या था? न और द्र, तो बन गया ना रविंद्र, वही यहाँ पर बना है रविंद्र। तो आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आया हो कि यहाँ पर रवि प्लस इंद्र के मेल से रविंद्र कैसे बना। आइए अब आगे देखते हैं। अगला उदाहरण है भू प्लस उत्सव। भूत्सव कैसे बनता है इसको देखते हैं। तो पहला पद में से सबसे अंतिम वाला वर्ण, एक ही वर्ण ही है तो ले लेंगे उसको। भू लिखा है तो भू ले लीजिए, प्लस दूसरे पद का सबसे शुरू वाला, सबसे शुरू में क्या है? ऊ है, तो ऊ ले लीजिए। ठीक, अब इन दोनों में जो व्यंजन है उसको तोड़ेंगे। भू व्यंजन है तो भू को तोड़िए। भ हलंत प्लस, हलंत लगाने का मतलब है कि इस वर्ण को हम आधा कर दिए, इसमें से स्वर निकालेंगे। तो भू इधर से लगा है यानी दीर्घ लगा है, तो दीर्घ लिख देंगे। प्लस यहाँ से ये वाला ऊ चल रहा है, तो ऊ बराबर। अब क्या बनेगा फॉर्मूला, सूत्र क्या बनेगा ये देखते हैं। सूत्र बनाने से पहले फिर वही बात कि पहले देखेंगे वर्ग, पता लगाएंगे कि किस वर्ग का है। तो ऊ किस वर्ग का होता है? दूसरा वर्ग का। फिर छोटा ऊ भी दूसरा वर्ग का ही होता है, अभी हम लोगों ने देखा है। तो ऊ 2 + 2 आ गया, 2 + 2 यानी दोनों तरफ समान वर्ग है। समान वर्ग मतलब दीर्घ संधि, तो दीर्घ संधि में जाएंगे, और दीर्घ संधि में जाने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि ऊ और ऊ में बड़ा कौन है? तो बड़ी ऊ है, तो बड़ी ऊ सूत्र बना देंगे। सूत्र याद करने को ज़रूरत ही नहीं है, बस टेक्निक अपनाइए, तरीका अपनाइए, तरीका को ध्यान में रखिए, सब चीज़ याद हो जाएगा आपको। बड़ी ऊ हो गया। अब इसको जोड़ेंगे। भू में से एक ही तो है ही, तो भू में से यहाँ पर एक ही तो पद ही, इस पूर्व पद में एक ही वर्ण है भू। भू में से हम लोगों ने ऊ निकाल दिया है। बचा क्या हमारे पास? आधा भ। आधा भ आधा नहीं रहना चाहेगा, आएगा ऊ से मिल जाएगा। तो भ दीर्घ है तो दीर्घ है, तो भू बन गया। ठीक, यहाँ से उत्सव में से हम लोगों ने, उत्तर पद में से हम लोगों ने ऊ निकाल दिया है। ऊ निकाल दिया है तो बचा क्या? आधा तो सव, तो आधा तो स बन गया भूत्सव। ये देखिए भू प्लस उत्सव क्या बना है? भूत्सव। आशा करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि भूत्सव कैसे बना है। उसी तरह है मातृ प्लस ऋणम के मेल से मातृनम कैसे बनता है इसको देखते हैं। तो फिर वही बात कि पहले पद में से सबसे अंतिम वाला क्या है? त्रि है, तो त्रि ले लेंगे, प्लस दूसरे पद में से सबसे शुरू वाला क्या है? री है, तो री ले लेंगे। अब इसमें से जो व्यंजन है उसको तोड़ेंगे। व्यंजन कौन है? त्रि है, तो त्रि को तोड़ेंगे तो बनेगा त हलंत प्लस री प्लस री। अब देखते हैं कि इसका सूत्र क्या बनेगा। तो री किस ग्रुप का होता है? दूसरे ग्रुप का, प्लस इधर भी री है यानी ये भी दूसरे ग्रुप का है, तो दोनों तरफ एक जैसा ग्रुप आ गया, मतलब दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में जाएंगे देखेंगे कि री और दीर्घ री में बड़ा कौन होता है? तो दीर्घ री होता है, तो दीर्घ री हो जाएगा इसका सूत्र। अब जोड़ देंगे, सूत्र निकल गया, बस जोड़ देना है। माँ को काम में नहीं लिए थे तो माँ जैसे कि तैसे रहेगा। यहाँ से त्रि को काम में लिए थे, त्रि में से री निकाल दिए हैं, तो बचा क्या? आधा, तो आधा तो मिलेगा दीर्घ री से, बना लेगा त्रि। यहाँ से बचा री तो निकाल दिए, बचा नम, तो नम बन गया ना मातृनम। आशा करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। इस तरह से हमने स्वर संधि के पहले प्रकार दीर्घ संधि को अच्छी तरह से समझ लिया है। आप एक बार और देख लीजिए इस ग्रुप को, ताकि आगे दिक्कत ना हो। ग्रुप में देख लीजिए कि अ पहले ग्रुप में है, ई से लेकर के री तक दूसरे ग्रुप में है, और ए से लेकर के औ तक तीसरे ग्रुप में है। अभी हम लोगों ने दीर्घ संधि को देखा है।
ये था दीर्घ संधि का सूत्र। आप इस सूत्र को भी लिख सकते हैं, अगर अभी नहीं लिखना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे PDF आएगा, उसके माध्यम से लिख लीजिएगा तथा तरीका को अच्छा से समझ लीजिए। अभी हमने हर उदाहरण में तरीका को बताया है। अब हम फटाफट करेंगे क्योंकि तरीका आपको बता दिए। अगर हम हर उदाहरण में तरीका बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अभी भी ये वीडियो 30 मिनट का हो गया है, तो हम तरीका ना बता करके फास्ट करेंगे, ठीक है। मतलब उतना स्लो नहीं बता करके फास्ट करेंगे। तरीका तो बताएंगे लेकिन फास्ट करेंगे, ठीक है। कुछ अभ्यास के लिए दिया गया है जो कि दीर्घ संधि से संबंधित है, आप इसका अभ्यास कर सकते हैं, ये सब है। और उसके बाद चलते हैं दूसरे संधि के दूसरे प्रकार, स्वर संधि के दूसरे प्रकार गुण संधि के बारे में। तो गुण संधि का पाणिनि जी सूत्र दिए हैं एडह गुना, यानी कि सॉरी ड नहीं अंग है, एंग प्रत्याहार के अंतर्गत जो आएगा उसके बारे में बताया गया है। इसीलिए हमने आपको बोला था कि प्रत्याहार पर क्या है, तो एंग प्रत्याहार। तो अर्थ, जब अच स्वर के बाद ए या ओ आता है तो गुण स्वर ए ओ उत्पन्न होता है। इसका मतलब क्या है, आइए देखते हैं। यदि अ या आ के बाद ई या दीर्घ, हाँ एक चीज़ और समझ लीजिए कि गुण में लिखा है 1+2, 1+2 यहाँ पर लिखा है। 1+2 का मतलब क्या होता है इसको समझ लीजिए। जैसे दीर्घ संधि में लिखा था ना समान वर्ण, उसी तरह गुण संधि का सूत्र 1+2। 1+2 का मतलब कि पहले आएगा ग्रुप नंबर 1 में से, ठीक, उसके बाद प्लस के बाद आएगा ग्रुप नंबर 2 में से। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए उसका सूत्र भी बना है। अ पहले किस ग्रुप का है, पहले ग्रुप का। अ पहले ग्रुप का होता है, प्लस है तो प्लस, उसके बाद किस ग्रुप का है, ये सब किस ग्रुप का होता है, और ई से लेकर के लेडी तक तो दूसरे ग्रुप का। बन गया ना 1+2। 1+2 किस संधि का सूत्र है, तो गुण संधि का सूत्र है। इस तरह से याद रखिएगा कि 1+2 प्रकार का जहाँ भी ढांचा आपको मिलेगा आप याद रखिएगा कि गुण संधि का है। अगर समान वर्ण मिलेगा दोनों तरफ, अगर 2 या 1 मिलेगा तो दीर्घ संधि का है। इस तरह से आप याद रखिएगा। आइए देखते हैं कि अ और आ के में बाद ई या दीर्घ रियाय तो ए बनता है सूत्र। अ या आ के बाद उ या दीर्घ हुआय तो ओ बनता है। अ या आ के बाद री या दीर्घ रियाय तो और बनता है। अ या आ के बाद री आए तो अल बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार से सूत्र है। सूत्र बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तरीका भी इम्पोर्टेंट है। तरीका के बिना आप सूत्र को याद करना मुश्किल हो जाता है तथा बनाना भी मुश्किल हो जाता है, बच्चों कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे। लेकिन हमने जो तरीका बताया उसमें कन्फ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सूक्ष्मता को पकड़ता है एकदम, लाइन बाय लाइन सब चीज़ है आपके सामने। आइए उदाहरण के माध्यम से इन सूत्रों का प्रयोग करके उदाहरण के माध्यम से हम गुण संधि के उदाहरणों को बनाते हैं। जैसे पहला है रमा प्लस इस, रमेश कैसे बनता है, रमा प्लस इस रमेश कैसे बनता है, आइए इसको देखते हैं। तो वही बात, पहले पद में से सबसे अंतिम वाला वर्ण ले लेंगे। अंतिम वाला वर्ण क्या है, माँ है तो माँ ले लिए, प्लस है तो प्लस। इसके बाद है बड़ी ई तो बड़ी ई ले लिए। अब इसमें से जो व्यंजन इसको तोड़ेंगे, व्यंजन तोड़ेंगे, म है माँ है तो माँ को तोड़ेंगे तो म हलंत प्लस माँ, आ रहा है तो आ प्लस यहाँ से ई। आ पहले ग्रुप का है प्लस ई दूसरे ग्रुप का है, आ पहले ग्रुप का है और ई दूसरे ग्रुप का है। 1+2 यानी गुण संधि। गुण संधि में आ और ई के मेल से क्या बनता है, ए बनता है। अभी हम लोगों ने सूत्र में देखा है। अब हम फार्मूला निकाल लिए हैं, सूत्र निकाल लिए, ए बनता है। अब जोड़ देना है यहाँ से। र जैसे का तैसा रहेगा, काम में नहीं लिए थे, माँ को काम में लिए थे, माँ में से आ निकाल दिए, बचा के आधा म मिलेगा ए से, तो बना देगा म एकार में। यहाँ से ई खत्म है, यहाँ से ई वाला खत्म है, बचा क्या है 100, तो बन गया रमेश। उसी तरह एक और देख लेते हैं उदाहरण। प्रश्न प्लस उत्तर है, तो प्रश्न प्लस उत्तर, प्रश्न उत्तर कैसे बन गया इसको देखते हैं। यहाँ से पहले पद में से सबसे अंतिम वाला वर्ण क्या है, न है तो न ले लेंगे, ठीक। उसके बाद उत्तर पद में से उ ले लेंगे क्योंकि उ शुरू है, ठीक। अब न को तोड़ेंगे क्योंकि न व्यंजन है, तो न को तोड़ेंगे तो न हलंत प्लस अ प्लस उ। अब हमारे पास दो स्वर आ गया। दो स्वर कौन कौन है, अ है उ है। अ किस ग्रुप का होता है, पहले ग्रुप का। उ किस ग्रुप का होता है, दूसरे ग्रुप का। 1+2 आ गया यानी कि गुण संधि। गुण संधि में जाएंगे देखेंगे कि अ और उ के मेल से क्या बनता है, तो अ और उ के मेल से क्या बनता है, ओ बनता है। सूत्र आ गया हमारे पास ओ। अब इस ओ को जोड़ेंगे और हमारे पास आंसर तैयार रहेगा। प्र और स को काम में नहीं लिए थे तो प्र और स जैसे क्या तैसे रहेगा। न को काम में लिए थे तो न में से अ निकाल दिए तो बचा क्या आधा न, आधा न में ओ जुड़ जाएगा तो न ओकार नो। यहाँ से सॉरी
ये क्या हो गया, यहाँ से तर बचा है तो तर जुड़ जाएगा तो बन गया प्रश्नोत्तर। तो आशा करते हैं इस तरह से समझ में आएगा। उसी तरह से यहाँ पर एक और उदाहरण दिया है, देव प्लस ऋषि, देवर्षि कैसे बन गया, आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ से क्या दिया है, पहले पद में से सबसे अंतिम वाला वर्ण क्या है, ब है तो ब लिख लेंगे। उत्तर पद में से सबसे शुरू वाला वर्ण यानी री, तो री ले लेंगे। अब व्यंजन को तोड़ेंगे, व्यंजन क्या है ब, तो ब को तोड़ेंगे, ब हलंत प्लस अ निकलेगा, ब के उच्चारण में क्या है अ आ रहा है, तो ब को तोड़ते समय अ निकलेगा प्लस री, तो री। अ किस ग्रुप का होता है, पहले ग्रुप का, प्लस री किस ग्रुप का होता है, दूसरे ग्रुप का होता है। तो 1+2 अभी हमने बताया 1+2 कौन संधि, गुण संधि। गुण संधि को में आएंगे और देखेंगे कि और री के मेल से क्या बनता है, तो और री के मेल से बनता है और, क्या बनता है और। अब हमारे पास आया और, अब इसको जोड़ेंगे इसमें, तो दे जैसे है वैसा ही रहेगा क्योंकि काम में नहीं लिए थे। ब को लिए थे काम में, ब में से अ निकाल दिए तो बचा क्या, आधा ब मिलेगा इधर और से आकर के, तो ब मिल जाएगा पूरा, आधा ब मिल जाएगा, अ से तो पूरा ब बना लेगा, बच कौन गया आधा र। आधा र को क्या करेंगे, रेफ में भेजा देंगे, इधर से सी बचा है तो सी यहाँ से रेफ में चला जाएगा तो बन जाएगा देवर्षि, बना ना देवर्षि। ऐसा करते हैं, गुण संधि भी आपको समझ में आया होगा। इस तरह से गुण संधि के कुछ अभ्यास के लिए प्रश्न दिए गए हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं आप तीसरे प्रकार के बारे में। तीसरा प्रकार है यन संधि। यन संधि का सूत्र होता है 2+1, यानी कि पहले आएगा दूसरे ग्रुप में से, फिर आएगा पहले ग्रुप में से। जो ग्रुप हमने बताया था वो ग्रुप में से पहले आएगा दूसरे ग्रुप में से और उसके बाद आएगा पहले ग्रुप में से। आप याद रखिएगा, समान ग्रुप आए तो दीर्घ संधि, 1+2 आए तो गुण संधि और 2+1 आए तो यन संधि। आइए पाणिनि जी यन संधि के परिभाषा क्या दिए हैं यन संधि का, इसको देखते हैं। इको न्याची यानी कि यदि ई उ री के बाद कोई भी स्वर अन्य स्वर आता है तो पहला स्वर यन रूप में बदल जाता है। यन यानी कि यन प्रत्याहार में बदल जाता है, और यन प्रत्याहार में यवरल आता है। यन प्रत्याहार में कौन कौन आता है, यवरल। आइए इस यन संधि के सूत्र देखते हैं। यहाँ पर क्या है, यन संधि का तरीका क्या है पकड़ने का, 2+1, यानी कि पहले आएगा दूसरे ग्रुप का। तो आइए देखते हैं, ई किस ग्रुप का होता है, उ किस ग्रुप का, री सब किस ग्रुप का होता है, 2 ग्रुप का प्लस। इसके बाद जो अ आया है किस ग्रुप का, पहले ग्रुप का, यानी बन गया ना 2+1 पर। तो इस ढांचा का 2+1 का जहाँ भी देखिए आप ध्यान में रख लीजिएगा, यन संधि का बात हो रहा है। यानी ई या दीर्घ के बाद जब अ या आ आए तो य बन जाता है, उ या दीर्घ के बाद अ या आ आए तो व बन जाता है, री या दीर्घ के बाद अ या आ आए तो र बन जाता है, ली के बाद अ या आ आए तो ल बन जाता है। और एक बात इसको ध्यान में रख लीजिएगा, यन संधि और अयादि संधि के लिए बताएंगे, जो कि अभ्यास के समय में बताएंगे, अभी उदाहरण के समय में। आप इस सूत्र को पहले देख लिए। चलिए इस सूत्र के माध्यम से यन संधि के उदाहरणों को बनाते हैं। यन संधि के उदाहरण में अक्सर बच्चे फंस जाते हैं। जैसे पहला है बी प्लस आकरण के मेल से व्याकरण बन जाता है, कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ से लेंगे बी, क्योंकि एक ही वर्ण ही तो है, पहले पद में सबसे अंतिम वाला वर्ण एक ही पद है तो बी ले लेंगे, प्लस दूसरे पद से सबसे शुरू वाला, सबसे शुरू में क्या है आ है तो आ ले लेंगे। अब अगर साउंड में कुछ घरघराने का आवाज़ आ रहा होगा तो उसको नज़रअंदाज कीजिए, क्योंकि अभी बारिश हो रहा है, बहुत तेज़ बारिश हो रहा है। बी को तोड़ेंगे ब हलंत प्लस ई प्लस आ। अब देखिए कि इसका सूत्र क्या बनेगा, ई किस ग्रुप का होता है, अभी हमने आपको बताया कि दूसरे ग्रुप का, प्लस है तो प्लस। आ किस ग्रुप का होता है, पहले ग्रुप का, तो 2+1 के मेल से क्या बनेगा 2+n। अभी हमने आपको बताया कि 2+n कौन संधि होता है, यन संधि। यन संधि में जाइए और ई और आ के मेल से देखिए क्या बन रहा है, ई और आ के मेल से आधा य बनता है। ये क्या लिखा गया, आधा, एक मिनट इसको मिटा लेते हैं एक बार। एक मिनट रुकिएगा आप लोग। हाँ, ई और आ के मिल से क्या बनेगा, य बनेगा, क्या बनेगा, य, हलंत में हलंत लगा था, ठीक। अब जोड़ेंगे, आइए बी, यहाँ से क्या लिए थे बी में से ई निकाल दिए, बचा क्या आधा य,
आधा य आएगा इधर स्वर से मिलने, स्वर तो इधर है नहीं, इधर कौन बैठा है, य बैठा है, य भी व्यंजन होता है ना। ब कहेगा कि भाई हम भी व्यंजन है, य कहेगा अरे तो हम भी व्यंजन है, जुड़े कैसे, है ना। स्वर व्यंजन रहता तो जुड़ जाते, हमू व्यंजन है तो वो व्यंजन है, जुड़ेगा कैसे। तो बी ब जो है आधा ब का आधा ब ही रह जाएगा। और य क्या करेगा, अगर ब इधर से स्वर किसी स्वर से नहीं मिला है तो य उल्टा मिल जाएगा, है ना। उल्टा यानी कि बराबर के ठीक पहले वाले से मिल जाएगा। यन और आदि में ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पर सूत्र में बच जाता है यन और आदि संधि में, वह ठीक बराबर के पहले वाले वर्ण से मिलता है। ठीक बराबर के पहले वाला वर्ण कौन है, आ है, तो य मिलेगा आ से, तो य आकार या बना देगा। और यहाँ से करण बचा है तो करण, व्याकरण बन गया, व्याकरण। ऐसा करते हैं, ये समझ में आया होगा आपको। आगे चलते हैं, दूसरा दिया हुआ है सु प्लस आगतम के मिल से स्वागतम बन जाता है, लेकिन कैसे इसको देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है सु, एक ही वर्ण है तो इसको ले लेंगे सु, प्लस यहाँ है आ तो आ ले लेंगे, सु को तोड़ेंगे स हलंत प्लस उ प्लस आ। अब उ होता है दूसरे ग्रुप का, प्लस आ होता है पहले ग्रुप का, 2+1 बन गया यानी यन संधि। उ और आ के मिल से यन संधि में आधा व बनता है। अब जोड़ेंगे, सु में से उ निकाल दिए हैं, सु में से उ निकाल दिए, बचा क्या हमारे पास आधा स, आधा स मिलेगा इधर स्वर से, स्वर तो है नहीं, इधर ब है आधा ब, ये भी व्यंजन है तो व्यंजन व्यंजन जुड़ेगा नहीं, तो आधा स का आधा स रह जाएगा। जब ई नहीं जुड़ा है आधा स किसी स्वर से तो ब जुड़ेगा, ब आएगा इधर आ से मिल जाएगा तो ब आकार बा बना देगा, तो हो गया ब। बराबर से ठीक पहले वाला से मिल जाएगा तो बराबर के ठीक पहले क्या है आ है, तो ब आकार बा। यहाँ से बचा गौतम, क्योंकि आ तो खत्म है, यहाँ से गौतम बचा है तो गौतम लिख देंगे, बन गया स्वागतम। उसी तरह से ये भी दिया हुआ है पितृ प्लस आदेश, तो आप इसको बना सकते हैं, घर पे बनाने का ट्राई कीजिए। चलिए इसको एक बता ही देते हैं। पितृ में से सबसे अंतिम वाला यानी कि पूर्व पद में से सबसे अंतिम वाला वन लेते हैं, तो यहाँ से लेंगे त्रि की जगह पर क्या लिखा गया था, त्रि प्लस यहाँ से लेंगे आ, यहाँ से आ, त्रि को तोड़ेंगे त हलंत प्लस त्रि, री आ रहा है प्लस आ, त्रि को उच्चारण में क्या आ रहा है त्रि, री आ रहा है, तो त हलंत प्लस री प्लस आ। री दूसरे ग्रुप का होता है प्लस आ पहले ग्रुप का, तो बन गया 2+1 यानी यन संधि का। यानी कि इस हम आपको एक बात ध्यान रखें कि इस तरीका से हम ये ग्रुप क्यों निकाल रहे हैं। ग्रुप हम इसलिए निकाल रहे हैं ताकि हमको पता चले कि ये जो दिया हुआ है ये दोनों किस संधि में मिलेगा इसका सूत्र। नहीं तो आप पता चले कि री और आय है, आप है यन संधि का आप खोज रहे हैं, दीर्घ में, फिर गुण में, फिर वृद्धि में, आयादी में, फिर यौन में, ऐसे खोजते रह जाइएगा। इसलिए ग्रुप के माध्यम से पहले हम पता लगा ले रहे हैं कि किस संधि का उदाहरण है, उसके बाद उस संधि में जाकर के उसका सूत्र देखेंगे। तो री और आ के मेल से बनता है र, आधा र। तो अब जोड़ेंगे पी जैसे तैसा ही रहेगा क्योंकि काम में नहीं लिए थे। त्रि में से री निकाल दिए तो आधा तक बचा, आधा तक आएगा इधर स्वर से मिले, स्वर है नहीं इधर तो र है, तो आधा तक आधा तक हो जाएगा। यहाँ इधर से नहीं मिला है तो र इधर से मिल जाएगा, बराबर से ठीक पहले वाला से, बराबर से ठीक पहले कौन है आ है, तो र आकार रा, तो और र के मेल से त्रा बनता है, त्र बनता है और आ है तो त्रा, यहाँ से देश, तो बन जाएगा पित्रा देश। पित्रा देश, पित्रा देश कैसे बना, यहाँ से तौर आया था, यहाँ से रा आया था, तो तौ और र के मेल से त्र बन जाता है। यानी कि आप लोग संयुक्त वर्ण में यह पढ़े होंगे कि त और र के मेल से क्या बन जाता है, त्र बन जाता है, वहीं से बना है, तो यहाँ पर बन गया पित्रा देश। उसी तरह से लिधि प्लस आकार है तो ये बनेगा लकार, तो आप इसको बना सकते हैं। आशा करते हैं अगर हम बनाने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, 8 प्रकार को देखना है इसी वीडियो में, छोड़िए बना ही देते हैं, लंबा होगा तो होगा, देखा जाए। लिरि प्लस आकार है तो लकार कैसे बना ये देखते हैं। तो यहाँ से लेंगे लिरि, एक ही वर्ण है तो प्लस यहाँ से लेंगे आ, लिरि को तोड़ेंगे तो बनेगा लिरि। लिरि टूटेगा नहीं, क्यों, लिरि नहीं टूटेगा, यहाँ एक बात, लिरि प्लस यहाँ से आ है, क्योंकि इसलिए नहीं टूटेगा क्योंकि संस्कृत में लिरि क्या होता है, स्वर होता है, स्वर नहीं टूटता है। यहाँ यानी कि यहाँ पर डायरेक्ट सूत्र बनेगा लिरि और आ। लिरि दूसरे वर्ग का होता है प्लस आ पहले वर्ग का, यानी 2+1 यानी कि यन संधि, यन संधि में लिरि और आ के मिल से ल बनता है, आधा ल। अब लिरि इधर से तो खत्म हो गया, तो बचा क्या है, इधर से खत्म हो गया तो इधर आइए, आधा ल बचा, आधा ल आ से मिल जाएगा तो बना देगा ल आकार ला, यहाँ से कार बचा है तो कार लाकार बन गया। अभ्यास के लिए यन संधि के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं।
चौथा प्रकार है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का सूत्र है एची प्लस वृद्धि, एची प्लस वृद्धि, यानी कि जब अच के बाद ए या औ आता है तो वृद्धि स्वर ए औ में परिवर्तित हो जाता है। इसका सूत्र देखिए, इसका दो ही सूत्र है कि अ या आ। हाँ, एक बात और देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है 1 + 3, यानी पहले आएगा पहले ग्रुप का, उसके बाद आएगा तीसरे ग्रुप का। वही बात सूत्र में है, अ या आया है पहले यानी कि पहले ग्रुप का, उसके बाद ए आया है, ए हमने बताया था कि तीसरे ग्रुप का होता है, तो और ए के मेल से क्या बन जाएगा आई। अ या आ के बाद ओ या औ आए तो फार्मूला क्या बनेगा औ। यही सूत्र है, आप इन सूत्रों को देख लीजिए। इन सूत्रों के माध्यम से हम लोग उदाहरण को देखने वाले हैं। जैसे पहला उदाहरण है 1 + एकम, तो बन जाएगा एकैकम। एकैकम कैसे बना इसको देखते हैं। पहले पद में से यानी पूर्व पद में से सबसे अंतिम वाला वर्ण, सबसे अंतिम वर्ण कौन है क है, तो क ले लेंगे प्लस। उत्तर पद में से सबसे शुरू वाला कौन है ए है, तो ए ले लेंगे। क को तोड़ेंगे, क हलंत प्लस अ निकलेगा, क अ निकला प्लस यहाँ से ए निकलेगा, बराबर क्या बनेगा सूत्र इसका। तो अ होता है पहले ग्रुप का, ए होता है तीसरे ग्रुप का। तो 1 + 3, 1 के बाद 3 आ गया यानी वृद्धि हो गया, तो ए और आई के मेल से क्या बन जाएगा आई बन जाएगा। अभी हम लोगों ने सूत्र देखा है, आई बन जाएगा। अब जोड़ेंगे, ए जैसे तैसे रहेगा, क में से अ निकाल दिए हैं तो बचा क्या आधा क आएगा इधर, स्वर से मिल जाएगा, स्वर है इधर है ना। अगर व्यंजन आता तो नहीं जीता, लेकिन स्वर है तो क और आई के मेल से बन जाएगा कई, और यहाँ से बचा कम, तो कम बन गया एकैकम। उसके बाद 1 + औषधि, तो यहाँ से न लेंगे प्लस यहाँ से औ लेंगे, न को तोड़ेंगे, अभी हलंत लग गया है, इसको हलंत को मिटा देते हैं। हाँ, न को तोड़ेंगे, न हलंत प्लस अ प्लस यहाँ से औ। अब अ और औ के मिल से क्या बनता है इसको देखिए। अ किस ग्रुप का, पहले ग्रुप का पता लगा लीजिए कि किस संधि में जाना है। औ तीसरे ग्रुप का 1 + 3 यानी वृद्धि संधि में जाएंगे। वृद्धि संधि में देखेंगे कि अ और औ के मेल से क्या बनता है, अ और औ के मेल से बनेगा औ, अ और औ के मेल, अ और औ के मेल से औ बनेगा। अब इसको जोड़ेंगे, ब जैसे कहते ऐसे रहेगा। 9 को लिए थे यहाँ से, तो 9 में से अ निकाल दिए तो बचा क्या आधा, आधा ना मिलेगा औ से, तो बन जाएगा 9 कार 9, यहाँ से सधी, तो सधी तो बन गया बनौषधि। अभ्यास के लिए भी वृद्धि संधि के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं यहाँ पर। अब पांचवा संधि को देखते हैं जिसका नाम है अयादि संधि। सूत्र है एचो यवायावः, एचो यवायावः। हाँ, सूत्र को लिख लीजिए, देख लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार से भी बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछ देता है कि एचो यवायावः किस संधि का सूत्र है, तो अयादि संधि का। इसका मतलब क्या है, जब ए औ के बाद ए ओ आई औ के बाद कोई स्वर आता है तो क्रमशः ए का अय, ओ का अव, अय का आय और औ का आव बन जाता है। ठीक, कैसे देखिए, इसका तरीका क्या है, 3 + 1 यानी पहले आएगा तीसरे वर्ग का, फिर आएगा पहले वर्ग का। पहले तीसरा वर्ग आया, तीसरा वर्ग, उसके प्लस के बाद आया पहला वर्ग, यानी ए के बाद अ या आ आए तो अय बनता है, ऐ के बाद अ या आ आए तो आय बनता है, ओ के बाद अ या आ आए तो अव बनता है, औ के बाद अ या आ आए तो आव बनता है। आइए इन सभी सूत्रों के माध्यम से हम उदाहरण को समझते हैं। उदाहरण है पो प्लस अन के मेल से पवन कैसे बना, आइए इसको समझते हैं। यहाँ से लेते हैं पो, यहाँ से लेंगे अ, पहले पद में से पो ले लेंगे, यहाँ से ले लेंगे अ, पो को तोड़ेंगे प हलंत, पो ओ आ रहा है तो ओ प्लस अ, इस पो के उच्चारण में क्या आया ओ, तो प हलंत प्लस ओ। अब देखेंगे कि ओ किस ग्रुप का है तो तीसरे ग्रुप का है, प्लस अ किस ग्रुप का है तो पहला ग्रुप का है। 3 + 1 कौन संधि होता है, यानी अयादि संधि होता है। अयादि संधि में जाएंगे ओ और अ के में से देखेंगे, ओ और अ के में से बनता है अब, तो अब इसको जोड़ेंगे पो, तो यहाँ से पो में से ओ निकाल दिए हैं, यानी पो जो था इसमें से स्वर निकाल दिए, स्वर क्या था ओ, तो ओ निकाल दिए तो बचा क्या आधा प आएगा इधर, खाली अ से मिल जाएगा तो बना देगा प आकार प, आधा प और अ मिलके प बना देगा। और यहाँ से अभी अ तो मिल गया लेकिन बचा ब, आधा ब क्या करेगा, बच गया है तो इधर स्वर से मिल जाएगा। हमने बताया था यौन और अयादि संधि में
जो इधर बच जाता है वह बराबर से ठीक पहले वाला से मिलता है। बराबर से ठीक पहले कौन है? अ है, तो ब अ से मिल जाएगा, तो ब आकार ब बना देगा वो भी। और यहाँ क्या न बचा है, अ तो खत्म है तो बना दिया पवन। उसी तरह पौ प्लस अन है, दे प्लस अनम है, गई प्लस इका है। आप इन सभी चीज़ों को बना सकते हैं। इसी तरह से आइए इसको हम बना करके बता ही दे रहे हैं। जैसे दूसरा है उदाहरण, पौ प्लस अन, पावन कैसे बन गया इसको देखिए। यहाँ से लेंगे पौ प्लस यहाँ से लेंगे अ, क्योंकि पूर्व वाले पद से पहला पद लिया जाता है और उत्तर वाले पद से सबसे पहला पद, और पूर्व वाले पद से सबसे अंतिम पद। एक ही पद ही है तो ले लेते हैं उसी को। पौ को तोड़ेंगे तो प हलन प्लस पौ, तो कौन सा चिन्ह लगा है? औ का चिन्ह लगा है, तो औ प्लस यहाँ से अ। अब देखिए कि औ तीसरा ग्रुप का होता है प्लस अ पहला ग्रुप का होता है ना। औ तीसरा ग्रुप का और अ पहला ग्रुप का, तो औ और अ के मेल से क्या बनता है? बनता है आव। अब आव को जोड़ेंगे इसमें, तो पौ में से औ निकाल दिए तो बचा क्या? आधा प। आधा प आएगा आ से मिल जाएगा, तो बना देगा प आकार पा। इधर बच कौन गया? आधा ब। आधा ब आधा नहीं रहना चाहेगा, ये भी चाहेगा कि हम पीछे से जुड़े, तो ये आएगा पीछे से जुड़ जाएगा अ से, तो बना देगा प आकार ब। यहाँ से अ तो खत्म है, बच गया क्या? न, तो पावन। समझ में आया होगा। इसी तरह से तीसरा है दे प्लस अनम, अयनम, अनम के मेल से दयनम कैसे बन गया ये देखिए। यहाँ से लेंगे पूर्व पद में से सबसे अंतिम पद, एक ही पद ही है, तो इसको ले लेंगे दे प्लस यहाँ से अ। दे को तोड़ेंगे द हलंत प्लस दे, ए आया प्लस अ। और इसको देखेंगे क्या सूत्र बनेगा, तो ए तीसरे ग्रुप का होता है प्लस अ पहला ग्रुप का, 3+1 यानी कि अयादी संधि। अयादी संधि में ए और अ के मेल से बनता है अय। क्या बनता है? अय। इसको जोड़ेंगे अय को, जो सूत्र आया है अय, इसको जोड़ेंगे। दे में से ए निकाल दिए, बचा क्या? आधा द। आधा द आएगा स्वर से मिल जाएगा, तो बना देगा पूरा द। य बच गया, यह भी चाहेगा कि हम भी किसी से जुड़े, तो आएगा बराबर से ठीक पहले वाला से जुड़ जाएगा, तो यह जुड़ जाएगा अ से, तो बना देगा य। और यहाँ से नम बचा है, तो नम बन गया दयनम। उसी तरह से एक और उदाहरण है गई प्लस इका। गई प्लस इका थोड़ा कंसेप्ट वाला है, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे गई है प्लस यहाँ से ई ले लेंगे, इका में से ई, क्योंकि उत्तर पद में से सबसे शुरू वाला लेना पड़ता है। तो गई को तोड़ेंगे, तो गई तोड़ेंगे तो ग हलंत प्लस आई बनेगा, और यहाँ से ई बनेगा। ठीक, अब इसका सूत्र देखते हैं। एक आई किस ग्रुप का होता है? तीसरा ग्रुप का, प्लस ई किस ग्रुप का? तो दूसरा ग्रुप का। जा 3+2 तो कोई फार्मूला ही नहीं बताए थे हम तो बताए थे 3+1 होता है। तो अब कैसे होगा? तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब इस तरह का स्थिति उत्पन्न हो तो कैसे बनाएंगे इसको। जब ही इस प्रकार का स्थिति उत्पन्न हो, चाहे किसी भी संधि में, तो क्या करेंगे? इस बाद वाले पद को, इस बाद वाले वर्ण को क्या करेंगे? अपने से खुद से मन में एज्यूम कर लेंगे कि यहाँ पर क्या है? अ है, ई नहीं क्या है? अ है। एज्यूम कर लेंगे, लेकिन रहेगा ई ही, लेकिन एज्यूम करेंगे कि अ है। जब अ एज्यूम करेंगे तो ए तीसरा ग्रुप का है और अ पहला ग्रुप का बन जाएगा। तो 3+a आई और अ के मेल से आया बनता है, आप देख सकते हैं अयादी संधि में। तो जब हम यहाँ एज्यूम किए ई के जगह पर अ, जैसे मैथ में कैसे मानते हैं कि माना कि x, तो उसी तरह से मान लिए कि ई के जगह पर क्या है? अ है। तो अ जब माने तो य बन गया, अय बन गया। अब जोड़ेंगे, तो गई में से अय निकाल दिए तो क्या बचा? ग। ग में से ग में पूरा अ जुड़ जाएगा, तो बना देगा पूरा ग। ठीक, यहाँ से बच गया ई। अब ई जो है अकेला नहीं रहना चाहेगा, ये भी चाहेगा कि हम किसी स्वर से जुड़े, कि बराबर से ठीक पहले वाला कौन है? ई। तो भले एज्यूम किए थे अ, लेकिन जो है सो ही जोड़ेंगे, तो बराबर के ठीक पहले क्या है? ई है, तो य में ई जुड़ेगा, तो य इकार ई, यहाँ से बचा है का, तो गायिका बन गया। तो इसी तरह से इस तरह के प्रश्न को बनाएंगे जब सूत्र पर आधारित, एकाएक सूत्र पर आधारित, प्रत्यक्ष रूप से सूत्र पर आधारित ना आए, तो उसी तरह से बनाएंगे अज्यूम करके। ठीक है, आप इसको एक बार 2 बार आगे पीछे वीडियो करके देख लीजिएगा ताकि ध्यान में आ जाए। अभ्यास के लिए कुछ दिए हुए हैं, आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद जो छठा स्वर संधि का प्रकार है, जो कि जिसका नाम है पूर्व रूप संधि।
इसका जो सूत्र है इसको देखते हैं। इसका जो सूत्र है वह है एडी पूर्व रूपम। एडी पूर्व रूपम, इसका मतलब क्या है आइए देखते हैं। इसका मतलब कि यदि पूर्व पद यानी पहले पद प्लस के पहले पद के अंत में दीर्घ ए आए, ए आई कह रहे हैं, ए या ओ है, ए या ओ हो, और उत्तर पद यानी बाद वाला पद आरंभ अल्प प्राणी जैसे कि अ आ से हो, तो उत्तर पद का अवग्रह यानी कि आधा अ हो जाता है। उत्तर पद यानी कि इस वाले पद का अ का क्या हो जाता है, आधा अ हो जाता है। एक बार और समझिए कि जब इधर ए या ओ आए और उधर अ या आ आए तो इस अ वा का अवग्रह आधा अ हो जाता है और बाकी जैसे के तैसे जुड़ जाता है। ठीक, जिसे उदाहरण के माध्यम से समझिए। जैसे ई में प्लस अपी है, ई में प्लस अपी है, यहाँ देखिए ई में क्या है, ई में यहाँ से लेंगे पूर्व पद से सबसे अंत वाला और उत्तर पद से सबसे शुरू वाला। ठीक, ले लिए, म को तोड़ेंगे, म हलंत प्लस ए आएगा। सॉरी, यहाँ पर गलती हो गया, कुछ गलती हो गया है, इसको पहले मिटा देते हैं। अब देखिए मे को तोड़े तो म हलंत प्लस ए आएगा प्लस यहाँ से अ आएगा। ठीक, अब देखिए हमारे पास कौन कौन है, ए और अ। अभी हम लोग देख के आ रहे हैं कि ए के बाद जब अ आए तो क्या होता है। देखिए इसको बनाने का तो हम ए तीसरा ग्रुप का और पहला ग्रुप का बना सकते थे यानी अयादी संधि के रूप में, लेकिन आपसे स्पेशल रूप से जब पूछा जाए इसमें कौन संधि है और यन संधि अयादी संधि न हो तब इस प्रकार का बनेगा। ठीक, माने कि ऑप्शन में जब अयादी संधि न हो, क्योंकि यहाँ पर तो अयादी संधि भी बना सकते थे, सूत्र भी बन रहा है कि ए और अ के मेल से अय बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, पूर्व रूप की तरह बनाएंगे। तो पूर्व रूप ए के बाद अ आता है तो अ का क्या बन जाता है, आधा इस तरह से अवग्रह बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए उसी तरह से बना है, ई में का ईमा ही रह गया, अ का क्या बन गया अवग्रह, पी का पी, ई में पी बन गया। उसी तरह से लोके में से ए निकालेंगे तो ए के बाद अ है तो अ का अवग्रह बन जाएगा, तो लोक बन जाएगा लोके आधा अ दय, लोके दय। इसी तरह से गौ प्लस अस्थि है तो गौ अ आ गया, इधर अ है तो गौ के बाद अ आया है तो अ का अवग्रह बन जाएगा, तो गौ का गौ और अ का अवग्रह बन गया अस्थि का अस्थि, गौस्थि। तो इस तरह से रहेगा। ठीक है, पूर्व रूप संधि इस तरह से रहेगा। पूर्व रूप संधि से ज्यादा नहीं पूछता है। देखिए स्वर संधि जो है, स्वर संधि से ज्यादा प्रश्न आता है उन्हीं पांचों उदाहरण से, यानी कि दीर्घ गुण वृद्धि अयादि से, लेकिन इनमें से भी कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा पूछ दिया जाता है। तो इसको भी समझ लीजिए एक बार कि ए या ओ के बाद अ या आ आए तो अ का अवग्रह हो जाता है। बस इतना ही तो समझना है। आधा अ इस तरह से लिखते हैं। ये मंत्र श्लोक इस सभी में आपको देखने को मिलता है। सातवां जो है वह पर रूप संधि। इसका सूत्र है एको भयनसी पर रूपम, यानी कि यदि पूर्व पद यानी पहले वाला पद, ये वाला पद हलंत स्यात् अथवा दीर्घ अ आ हो, यानी कि अ आ, पूर्व पद अ आ हो पर समाप्त हो और उत्तर पद ए ओ हो। अब उल्टा हो गया, उत्तर पद ए ओ हो तो पूर्व पद में ए जुड़ जाता है, तो पूर्व पद यानी कि पहले वाले पद में ए जुड़ जाता है। देखिए कैसे से, यहाँ पर है रम प्लस ऐसा, रम में से यहाँ से म लेंगे, यहाँ से ए लेंगे, म को तोड़ेंगे तो बनेगा म हलंत प्लस ए प्लस सॉरी इसको मिटाना पड़ेगा, थोड़ा गलती हो गया, इसको मिटाएंगे। अब आगे देखिए, म को जब तोड़े है तो म के उच्चारण में अ ना आ रहा है तो अ प्लस यहाँ से ए आएगा। तो जब अ के बाद ए आए तो क्या बन जाता, अ के बाद ए आए तो क्या बोला जा रहा है कि पूर्व पद, जो पूर्व पद है उसमें ए जुड़ जाएगा, यानी कि म में क्या जुड़ जाएगा ए, तो र और म में जुड़ जाएगा तो में यहाँ से बचा श, तो बन गया रमेश। इसी तरह से
अनल प्लस ए ब तो ल है यहाँ, यानी कि अ आएगा, यहाँ से ए आएगा तो यहाँ पर पूर्व पद में ए जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा अनल ए व। उसी तरह से उप प्लस औषधि, यहाँ प से अ आएगा, यहाँ से उ आएगा, तो प में ओ जुड़ जाएगा तो बन जाएगा उपौषधि। इसी तरह से है प्रकृति भाव संधि, यानी कि इसका सूत्र दिया हुआ है हवर्ग गानानाम, एक मिनट, हाँ, हवर्ग गानानाम स्वरे इत्यादि व्यापक सिद्धांत न परिवर्तनम। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, कुछ मत बदलो, दोनों मूल शब्द यथावत रहते हैं, बीच में केवल अवग्रह या विराम का सुझाव दिया जाता है। इसे प्रकृति भाव यानी मूल स्थिति भी कहते हैं। यानी कि इस संधि में क्या होगा कि कोई बदलाव नहीं होगा, बस बीच में थोड़ा खाली स्पेस दे दीजिए, या खाली स्पेस नहीं देना चाहते हैं, एक लाइन में लिखना चाहते हैं, तो बीच में अवग्रह देना होगा। जैसे कवि प्लस इच्छत है तो कवि प्लस इच्छत का कवि प्लस इच्छत ही लिखेंगे, बीच में यहाँ देखिए अब गैप दिया गया है, अगर बीच में गैप नहीं देते तो यह इस तरह से लिखा जाता है, कवि आधा अ ई च छ त, इस तरह से बनता है। ठीक, अगर हम बीच में गैप नहीं देते तो, बीच में गैप दे दिए तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से हरि प्लस एतौ होते बनेगा हरि एतौ, विष्णु प्लस इमौ होते विष्णु इमौ। इस तरह से ये 8 प्रकार स्वर संधि के 8 प्रकार समाप्त होते हैं। मुख्य रूप से ये 5 प्रकार ही हैं, उसी 5 प्रकार में से 90% क्वेश्चन पूछा जाता है। एक का दूसरा क्वेश्चन यहाँ वहाँ से इन तीनों प्रकारों से आ जाता है, लेकिन जानना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि कुछ अपवाद भी हैं, है ना, संधि, स्वर संधि के कुछ अपवाद भी हैं। जैसे पहला देख लीजिए कि अक्ष प्लस उहिनी है, तो यहाँ से अक्ष में से अ आएगा, चलिए हम तोड़ के ही बता दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ से अक्ष पहला पद में से क्या लेते हैं, सबसे अंतिम वाला, तो यहाँ से श ले लिए हैं, ठीक, प्लस उसके बाद है उ, तो उ ले लिए, श को तोड़ेंगे तो बनेगा अक्ष प्लस अ, और यहाँ से उ चल रहा है, तो अ पहले ग्रुप का प्लस उ, दूसरे ग्रुप का 1 + 2, गुण संधि बना, गुण संधि में अ और उ के मेल से ओ बनता है, ओ बनता है। तो यहाँ बनना चाहिए क्या, अ और क्ष में से अ निकाल दिए तो बचा आधा छ मिलेगा, ओ से तो बनना चाहिए अक्षो, यहाँ से हनी, लेकिन बना क्या अक्षहुनी, डबल एकले लग गया। तो ये क्यों हुआ, तो यह इसलिए होता है क्योंकि ये कुछ विशेष उदाहरण हैं ये लोग, तो इस प्रकार से इनमें देखा जाता है कुछ विकार, यहाँ पर वृद्धि हो जाता है, गुण न होकर के वृद्धि हो जाता है, लेकिन है गुण का, लेकिन हो जाता है वृद्धि। तो इस प्रकार से इनको स्वर संधि का अपवाद माना जाता है। गुण संधि का, स्वर संधि के जो प्रकार है गुण संधि, उसका अपवाद माना जाता है। मतलब कि है गुण संधि का उदाहरण, लेकिन बनता है वृद्धि संधि की तरह, आपने देखा ही। उसी प्रकार से ये भी है, प्र प्लस उ बनना चाहिए प्रो, बनना चाहिए प्रो, लेकिन बनता है प्रो। उसी तरह से प्र प्लस उद तो बनना चाहिए प्रोद, लेकिन बनता है प्रोद, डबल एकले लग जाता है, वृद्धि हो जाता है यहाँ पर। उसी तरह से ये भी है, प्र प्लस एस तो बनना चाहिए प्रेस, तो लेकिन बनता है प्रो, प्रे बनना चाहिए, सॉरी एक मिनट, प्र प्लस ए है तो बनना चाहिए प्रो, ये तो सही है, ये तो सही है, गलती से लिखा गया होगा, ये सही है, हाँ। उसके बाद स्व प्लस इतनी, ये दोनों गलत लिखा गया है, सॉरी ये दोनों गलत लिखा गया, ये तो वृद्धि संधि का है ही, ये दोनों अपवाद नहीं है, ठीक है, ये दोनों अपवाद नहीं है। हाँ, ये देखिए स्व प्लस इरी, अ और यहाँ से ई आएगा तो ए ना बनेगा, लेकिन यहाँ पर जुड़ता क्या है, ए जुड़ता है, यानी वृद्धि हो जाता है। तो ये स्व प्लस इरी भी अपवाद का है, स्व प्लस इरी अपवाद का, सॉरी डबल आ गया है, स्व प्लस इरी नहीं, यहाँ पर ईरा है, यहाँ पर इरी है, ठीक है। स्व प्लस इरिनी, यहाँ बनना चाहिए स्वेरिनी, स्वेरिनी, लेकिन बनता है स्वैरिनी, डबल एकले हो जाता है, तो इसलिए इस सबको अपवाद माना जाता है। इस प्रकार से हमने अभी स्वर संधि को पूरी अच्छी ढंग से एक अलग प्रकार के तरीके से बनाने का सीखा है। आप उस तरीके को ध्यान में रखिए, आपको न तो कभी भूल पाइएगा संधि को, और न ही कभी कंफ्यूज हो पाइएगा संधि में कि किस संधि का उदाहरण है, कैसे बनाएं, कैसे सूत्र लाएं। हमने सभी चीज़ बताया कि किस तरह से सूत्र लाया जाता है, किस तरह से संधि पहचाना जाता है कि ये किस संधि का है। तो इस तरह से संस्कृत व्याकरण के लेक्चर नंबर 4
संस्कृत एवं उसके प्रकार में हमने स्वर संधि के परिभाषा एवं स्वर संधि के प्रकारों के बारे में पढ़ा है कि स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से आप तो 5 प्रकार के ही होते हैं, लेकिन अलग से भी वो उन सभी को पढ़ना पड़ता है, तो इसलिए 8 प्रकार के हो जाते हैं संस्कृत में। तो हमने यहाँ पर कोशिश किया है, अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया है। देखिए, और भी आसानी से हम पढ़ा सकते थे लेकिन बोर्ड पे, लेकिन स्क्रीन पे उतना ज़्यादा सुविधा नहीं होने के कारण, छोटा स्क्रीन होने के कारण हम उतना अच्छा से मतलब एक दूसरे से नहीं जुड़ पा रहे हैं। अगर आप सामने होते तब तो हम और अच्छा से पढ़ाते आपको, लेकिन फिर भी जैसा कि तैसा, जैसा हो रहा है वही बहुत है। तो स्क्रीन के माध्यम से जिस प्रकार से हम आपको दे सकते थे, बता सकते थे, वो हमने बताया है। अब आपका भी एक फ़र्ज बनता है कि वीडियो अगर पसंद आया हो, आपने यहाँ से कुछ सीखा हो तो लाइक कीजिए, अभी तक नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि व्याकरण, संस्कृत व्याकरण का सीरीज चल रहा है। ये चौथा लेक्चर है। अब इसके बाद 5वां लेक्चर आएगा। 5वां लेक्चर में हम अब व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन संधि के बाद विसर्ग संधि, विसर्ग संधि के बाद हम लोग समास, उसके बाद अनुवाद, मतलब कि आगे धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे। समास, प्रत्यय, वाच्य, इस तरह से धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे। तिङन्त प्रकरण। आप क्या कीजिए कि सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन गिरेगा। आप कुछ नया यहाँ से सीख सकते हैं। संस्कृत साथी से आप कुछ नया सीख सकते हैं, कुछ नया अनुभव कर सकते हैं। आपको, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने ये जब क्लास देखा हो तो आपको कुछ नया अनुभव हुआ होगा। बाकी आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं, जो संस्कृत नहीं, कम से कम हिंदी भी पढ़ते हो तो उनको भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि वे कम से कम तरीका सीख लेंगे कि किस तरह से संधि किया जाता है। 5 संधि के प्रकार पढ़ लेंगे। और बाकी अगर आपके कोई संस्कृत के साथी हैं तो आप उनको भेज दीजिए, ताकि वो भी सीख सके। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और इस वीडियो में जो आपको जो भी पार्ट अच्छा लगा है, उस पार्ट को मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हमें अच्छा लगे देख करके कि आपको ये समझने में अच्छा लगा है। और जो ख़राब लगा है, जो समझ नहीं आया है, आप उसको भी लिखिए, ताकि मैं आगे से सुधार करके लाऊं, उसमें सुधार करूं, कोशिश करूं कि उसको सरलता रूप में दूं, ताकि आपको समझ में आए। आप एक छोटा सा कमेंट पक्का कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा। और एक इम्पोर्टेंट सूचना आपको दे देते हैं कि इसका PDF चाहिए अगर आपको, तो आप टेलीग्राम चैनल में जुड़िए, टेलीग्राम चैनल में। और अगर आप इसका अभ्यास करने चाहते हैं, इससे संबंधित प्रश्नों को हल करना चाहते हैं, जो कि हम करवाते हैं, हमेशा करवाते हैं, हर क्लास में करवाते हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। और इस प्रकार आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद। प्यारे साथियों, आप लोगों को एक और सूचना देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अब मैं सोच रहा हूँ कि लाइव क्लास ले लिया जाए। बहुत से बच्चे भी बोल रहे थे कि लाइव क्लास लीजिए, तो लाइव क्लास पे काम हो रहा है। हम सीख रहे हैं कि लाइव क्लास में क्या कैसे करना चाहिए। तो हो सकता है कि अगले सप्ताह से लाइव क्लास भी हो। तो ये आपको बताना था। कौन कौन चाहता है कि लाइव क्लास हो वो कमेंट करें, ठीक है। धन्यवाद।